अ, ये जो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड का एक कॉलेज है जहां आज बहुत सारे श्रोताओं के साथ, उपस्थित विद्वानों के साथ संवाद करने का अवसर मिल रहा है। विशेष रूप से मैं एक अपना दायित्व निर्वाह करते हुए प्रारंभ कर रहा हूं प्रोफेसर कुमकुम रोतेला जी, जो संगोष्ठी की संरक्षक हैं और आज व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो पाई हैं, निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय, और कॉलेज की प्रिंसिपल आदरणीय प्रोफेसर सुमिता श्रीवास्तव जी, जो इस गोष्ठी की संयोजक भी हैं, और आज के मुख्य वक्ता प्रियवर डॉक्टर हरीश कुमार सेठी जी, जो इग्नू स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर रमाशंकर सिंह जी, जिन्होंने विशिष्ट व्याख्यान दिया, और अभी श्री प्रफुल्ल सिन्हा जी, जिन्होंने रेडियो अनुवाद के संदर्भ में चर्चा की, और प्रियवर डॉक्टर राम भरोसे जी, जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, बल्कि आज के दूल्हा वही हैं जिन्होंने इतना बड़ा समूह एकत्रित किया है। और सभी श्रोता, प्रोफेसर, प्राध्यापक, शोधार्थी, विद्यार्थी मित्रों, और साथ ही अगर कुछ भाषा और मीडिया से संबंधित जो भी विद्वान लोग हैं, उन सब का स्वागत, अभिनंदन करते हुए, मुझे पता नहीं मुझे कितनी देर बोलना है, क्योंकि ये विषय ऐसा है और इतने सारे वक्तव्य सुनने के बाद कुछ कुछ चीजों को मैं छूता हुआ आगे निकलूंगा। और मुझे, जैसा आपने कहा भी कि थोड़ा सा रोजगार के संदर्भ में भी मैं बातचीत करूं, तो मैं उस पर भी आऊंगा। एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई कि अनुवाद पढ़ना एक विषय है और पढ़ाना एक विषय है, दोनों में अंतर है। पढ़ते समय हमारी अपेक्षाएं अलग तरह की होती हैं और पढ़ाते समय हमारी दृष्टि बिल्कुल भिन्न प्रकार की होती है। और अनुवाद करना, टेक्निक ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद व्यवहार, जबकि हम ये कहते हैं कि अनुवाद जो है वो एक व्यवहार सापेक्ष विधा है। इसलिए यदि अनुवाद के क्षेत्र में हम शोध कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और अनुवाद के माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं या अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो कुछ बातें जो मैं आपके सामने रखूंगा, उनको थोड़ा सा आपको ध्यान से अगर नोट भी करना चाहेंगे तो आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। अनुवाद में रिसर्च करना, शोध करना, ये एक चौथा आयाम है, चतुर्थ आयाम, और वो अलग है, क्योंकि अनुवाद में अब पीएचडी, एमफिल वगैरह भी होती है। हमारे यहाँ पहले नहीं होती थी, लेकिन अब होती है। अब क्योंकि विषय था साहित्यिक अनुवाद, साहित्य अनुवाद, और साहित्य के आयाम बड़े व्यापक हो गए, जिसकी चर्चा हरीश जी ने, डॉक्टर हरीश सेठी ने की भी, कि संवेदनात्मक साहित्य की बात करें तो उसमें क्रिएटिव लिटरेचर है, कविता और पद्य, काव्य और गद्य, ये दोनों, कविता और गद्य। अब कविता के अनुवाद के लिए ये कहा जाता है कि कवि यानी काव्यानुवादक का कवि होना आवश्यक है। जैसे अभी प्रफुल्ल जी ने कहा कि रेडियो अनुवादक के लिए रेडियो का श्रोता होना आवश्यक। यदि हम रेडियो के मर्म को ही नहीं जानते तो हम कैसे अनुवाद करेंगे? ऐसे ही अगर हमारे पास संवेदना नहीं है और संवेदना का विस्तार करने की क्षमता नहीं है और किसी भाव विचार को आत्मसात करने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो हम कविता का अनुवाद नहीं कर सकते, क्योंकि कविता तो एक अलग प्रकार की विधा है। इसलिए काव्य के अनुवाद करने के लिए अनुवादक का कवि धर्मा होना जरूरी है, उसे पता होना चाहिए। और कविता क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, अगर हम साहित्य का अध्ययन कर चुके हैं तो काव्य क्या है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, तो ये जो संवेदना है, और जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कविता के अनुवाद में या साहित्य के अनुवाद में कहानी, उपन्यास, नाटक आदि, जिसका संकेत हरीश जी ने किया था कि वो लाक्षणिक और व्यंजनापरक सामग्री
और भाषा का अनुवाद होता है। उसमें अनेक अर्थों की संभावना रहती है। लेखक या कवि क्या कह रहा है, हम वहां तक 100% पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, ये एक सीमा है। और दूसरा ये कि जहां तक वह भी नहीं पहुंचा, बीइंग ए ट्रांसलेटर, हम वहां पहुंच जाते हैं। जो कवि या लेखक के मन में नहीं आया, हमने समालोचना के माध्यम से अनुवाद करते हुए उन बिंदुओं की तरफ भी झांक लिया। हम गए वहां और हमें लगा कि तो जो अप्रस्तुत है उसको प्रस्तुत में लाना, ये साहित्य के अनुवाद की विशेषता है। जो कवि होता है, जो साहित्यकार होता है, वो तो अपना एक रचना संसार बनाता है। उसके रचना संसार में आपको प्रवेश करना होता है और फिर उसके साथ तादात्म्य स्थापित करना होता है। उसकी मनोभूमि का आत्मसात करते हुए आपको पूर्णतः आद्योपांत अवलोकन करना होता है, तब आप पुनर्प्रस्तुति की तरफ बढ़ते हैं। तो वो एक क्षेत्र है जिसकी चर्चा अभी थोड़ी और करूंगा। ज्ञान साहित्य का अनुवाद, क्योंकि जब साहित्य की बात कर रहे हैं और साहित्य में बहुत सारे आयाम हैं, तो ज्ञान साहित्य में ये तमाम वो विधाएं जो साहित्य से इतर हैं लेकिन वैश्विक ज्ञान की द्योतक और परिचायक है। और इसी प्रकार विज्ञान और तकनीक साहित्य का अनुवाद, साइंटिफिक एंड टेक्निकल लिटरेचर, ये भी है तो साहित्य ही, इसका भी अनुवाद, लेकिन सबकी तकनीक अलग है, सबकी प्रविधि अलग है, सबकी प्रक्रिया अलग है, सबकी सामग्री अलग है, शब्दावली अलग है, तो वो सब भी हमें देखना होता है। और पत्रकारिता सामग्री का अनुवाद, पत्रकारिता के क्षेत्र में वो भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। हम देख सकते हैं कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर उसमें भी अंतर विधाओं का विस्तार। अभी कुछ कुछ संकेत रेडियो के संदर्भ में प्रफुल्ल जी ने किया, लेकिन मीडिया बहुत बड़ा संसार है अनुवाद के लिए, उसकी भी चर्चा करूंगा। प्रशासनिक सामग्री और साहित्य का अनुवाद, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मटेरियल है, वो भी एक लिटरेचर है। उसमें औपचारिकता का, भाषा और शब्दावली का एक अलग रूप स्वरूप होता है। उसके अनुवाद की कला एक अलग तरह की कला होती है। फिर वित्त, वाणिज्य, बैंक और बीमा की सामग्री या साहित्य का अनुवाद। वित्त, वाणिज्य, बैंक और बीमा, इनका साहित्य अलग है, जो एक ही परिवार के अनुशासन है, लेकिन जो बैंक की शब्दावली है वो बीमा की नहीं है, जो वाणिज्य की शब्दावली है वो अर्थशास्त्र की नहीं है, वो वित्त की नहीं है। उन सब में अनुवाद की कला अलग तरह से हमारे समक्ष उभर कर आती है। और इसी तरह मनोरंजन का एक क्षेत्र है जिसमें सिनेमा भी आता है, जिसमें खेल आदि भी आते हैं, जिसकी चर्चा अभी कमेंट्री के रूप में थोड़ी हुई थी। तो नौटंकी, नाटक या तमाम तरह के जो लोक संस्कृति और लोक साहित्य से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, वो सब भी उसमें आते हैं। आजकल नुक्कड़ नाटक का बड़ा प्रचलन है, तो वो भी, उसमें भी अनुवाद की कला बड़ी अद्भुत दिखाई देती है। फिर सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र, उसका साहित्य भी है, सामाजिक विज्ञान जिसकी हरीश जी ने चर्चा भी की थी। इतिहास का साहित्य, जो हिस्टोरिकल लिटरेचर है, ऐतिहासिक सामग्री और साहित्य है, उसका अनुवाद एक अलग तरह की तकनीक की अपेक्षा करता है। इसलिए सभी अनुशासनों में हमें उसकी आंतरिक सीमाओं का, शक्तियों का मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ना होता है। फिर अध्यात्म, दर्शन, भक्ति, योग, ये तमाम वो क्षेत्र हैं, मानविकी आदि, जिनमें हमें उस विषय, उस वस्तु की प्रकृति का, उसकी भाषा का, उसके उद्देश्य का और प्रयोजन का, इन सब का ध्यान रखकर अनुवाद करना होता है। जब हम समाचार का अनुवाद करते हैं तो उद्देश्य भिन्न होता है। जब हम धारावाहिकों के संवादों का अनुवाद करते हैं तो उद्देश्य भिन्न होता है। तो जब हम कविता पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो हमने कितनी बार ये प्रश्न खोजे, इनका उत्तर खोजा कि साहित्य का प्रयोजन क्या है,
हम क्यों साहित्य लिखते या पढ़ते हैं? कोई कारण तो होगा। तो साहित्यकार तो जब साहित्य सृजन करता है तो उसका उद्देश्य, उसका प्रयोजन धन कमाना, यश कमाना, परहित करना, लोकहित करना, समाज हित करना, ये सब भी रहता है। यशस्वी होना भी रहता है, ख्याति प्राप्त करना भी रहता है। और कोई साहित्यकार बन क्यों पाता है, कैसे बन पाता है? सब कवि क्यों नहीं बनते? उसकी बात भी हमारे यहाँ कही गई कि कविता का हेतु क्या है, कि कुछ विशिष्ट प्रतिभाशाली लोग, जो ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है, वह प्रतिभा जिसके पास होती है, तो अनुवाद में भी अनुवाद करने की वह प्रतिभा कुछ तो जन्मजात होती है और कुछ अर्जित होती है। दो प्रकार की प्रतिभाएं, उसकी चर्चा की गई। और एक अभ्यास से भी हम कवि और लेखक बनते। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, अनुवाद में तो वो है ही। और हम जानते हैं कि बिना अभ्यास के तो अनुवाद में पारंगत होना असंभव है। यदि आप अनुवाद के विशेष रूप से ज्ञाता बनना चाहते हैं, अनुवादक के रूप में, अब अनुवाद की सैद्धांतिक किताबें पढ़ लीजिए और परीक्षा दे दीजिए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर नौकरी के क्षेत्र में जाना है और अनुवादक बनना है, हिंदी अधिकारी बनना है और इंटरप्रेटर, तत्काल भाषांतर कर्ता बनना है, मनोरंजन के क्षेत्र में फिल्म के संवादों का अनुवाद करना है, या पत्रकारिता के क्षेत्र में रेडियो टीवी में पत्र पत्रिकाओं में अनुवाद करना है, तो आपको वो प्रतिभा अर्जित करनी पड़ेगी, वो भाषा कमानी पड़ेगी, जिसके बिना ये सब संभव नहीं है। तो मूलतः अब जो जो जिसकी तरफ मुझे लगता है कि मुझे बात करनी है कि ये क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, उस पर भी अभी मैं आऊंगा जब रोजगार की दृष्टि से बात करूंगा, तो उन क्षेत्रों को और जो है उन पर भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा प्रकाश डालें। हमारे देश में ये एक बहुभाषा भाषी देश है, और संयोग से अब ये भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण और जो हमारी मूलभूत भारतीय संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, इसमें तो पूरी वसुधा को एक कुटुंब, तो वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से अनुवाद वो अर्थ केंद्रित अनुवाद नहीं होता, वह संस्कृति और भावना केंद्रित अनुवाद होता है। वो रिश्तों को केंद्र में रखकर किया गया अनुवाद होता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की मूलभूत प्रेरणा से किया जाता है। और जो बाजारवादी दृष्टि से, जो भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण की दृष्टि से अनुवाद किए जाते हैं, किए जा रहे हैं, उनमें अधिकांशतः अर्थ केंद्रित पद्धति और प्रविधि अनुवाद की रहती है। तो वहां तो पैसा कमाना है, इसलिए देश विदेश में हम अपनी रचनाओं का या उनकी रचनाओं का अनुवाद करते हैं, तो हमारा लक्ष्य ये होता है कि भाई कितना पैसा मिलेगा। और अनुवाद करने की दृष्टि क्या हो जाती है कि भाई जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। एक अध्यापक पढ़ा रहा था, ट्यूशन भी तो पढ़ाते हैं ना टीचर लोग, तो पढ़ाते पढ़ाते बोला बच्चे से कि GIRL गिर्ल, तो बच्चे का पिता वहां से संयोग से निकला, उसने सुन लिया, रुक गया, बोला सर गलत पढ़ा रहे हो, GIRL तो गर्ल होता है। तो जो शिक्षक महोदय थे, ट्यूटर महोदय थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो 150 रुपए महीने में तो यही रहेगा, पैसा बढ़ाओ तो ठीक कर दूंगा। तो अनुवाद जब हम इस दृष्टि से करते हैं, तो अनुवाद पर बड़े सारे आक्षेप, आरोप जो आदिकाल से आज तक लगते रहे, उनके मूल कारण यही है, क्योंकि अनुवादक अर्थ केंद्रित हो गए। ट्रांसलेशन इज ए सिन, अनुवाद पाप है, ये भी कहा गया। बाइबल के ट्रांसलेशन के संदर्भों में इसका उल्लेख मिलता है। और ट्रांसलेटर इज ए ट्रेटर, अनुवादक प्रवंचक होता है। इटली भाषा की ये उक्ति सोचने के लिए बाध्य करती। क्यों कहा? वहां तो बाइबल के अनुवाद कराने का उद्देश्य धर्म का प्रचार था, पैसा फेंका, पात्र अपात्र किसी से भी अनुवाद करा लिए।
और क्रेडिट मिलता नहीं था अनुवादक को, नाम नहीं जाता था पहले जमाने में अनुवादक का। रचनाकार कहता था कि भैया पैसे लो, अपना रास्ता सीधा करो, तुम्हारा नाम इस पर नहीं जाएगा, बच्चा मेरा, नाम तुम्हारा कैसे होगा। तो अनुवादक ने क्या लाभ उठाया कि भाई जब मेरा नाम ही नहीं जा रहा, अपना पैसा लो, काम सीधा करो, अच्छा है बुरा है भैया तू भुगतता रहे। इसलिए जो धर्माचार्य थे उन्होंने कहा ट्रांसलेशन इज ए सिन। क्यों? क्योंकि भगवान के संदेश के साथ अर्थ का अनर्थ कर दिया अनुवादकों ने, ब्लंडर कर दिए। तो पैसे से जो खेल हुआ अनुवाद का, वो तो ऐसा ही होगा। और जब इटली भाषा में ये उक्ति जन्म लेती है, ट्रांसलेटर इज ए ट्रेटर, इसका मतलब क्या है कि अनुवादक प्रवंचक होता, छली कपटी धोखेबाज होता है। क्यों कहा? क्योंकि 3 लेवल पर, 3 स्तरों पर प्रवंचना करता है अनुवादक। पहली प्रवंचना लेखक के साथ, शेक्सपियर ने मुझे अनुवाद करने की अनुमति यह कहकर दी कि मेरी रचना के साथ रंच मात्र भी गड़बड़ ना हो, जैसी मूल में है वैसी ही लक्ष्य भाषा में जानी चाहिए। तो मैंने उसे आश्वस्त कर दिया। लेकिन दुनिया का कोई अनुवादक मूलवत अनुवाद नहीं कर सकता। अनुवादक तो दूर, स्वयं रचनाकार अपनी किसी भी छोटी या बड़ी रचना का दूसरी भाषा में, लक्ष्य भाषा में, स्रोत भाषा जैसा अनुवाद नहीं कर सकता, स्रोत भाषा जैसी प्रस्तुति नहीं कर सकता। इसके अनेक उदाहरण है। आप टैगोर की गीतांजलि उठाकर देख लीजिए, बंगला में जो है और अंग्रेजी में या दूसरी भाषाओं में जो है, जमीन आसमान का फर्क है। मूल में और अनुवाद में अंतर था, अंतर है, अंतर रहेगा। हम तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हम तो यथासंभव मूल के निकट पहुंचने का ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। और वह भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, इस दायित्व का निर्वाह करता है। मधुशाला का जो बच्चन ने अनुवाद किसका किया? फिट्जजेराल्ड की रुबाइयात उमर खैयाम का। बच्चन को, वो फिट्जजेराल्ड जो है वो फारसी के लेखक है, पर्शियन के, लेकिन बच्चन इंग्लिश के प्रोफेसर थे, रेडियो में भी काम किया उन्होंने लाइब्रेरी में अंग्रेजी अनुवाद फिट्जजेराल्ड द्वारा किया गया पढ़ा, बहुत प्रभावित हुए, मन में आया इसका हिंदी में अनुवाद करना चाहिए। अनुवाद करने बैठे तो पता लगा कि ये, इसको कहते हैं वाया भटिंडा आना, ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। फारसी से हिंदी में होता तो अनुवाद अच्छा होता, लेकिन फारसी आती नहीं, तो फारसी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। उसके बाद भी बच्चन कवि थे, तो उन्होंने अपने कवि धर्म का, कवि मन का निर्वाह करते हुए अनुवाद किया, और उसमें 3 प्रतिभाएं शामिल हो गई, फिट्जजेराल्ड, उमर खैयाम और बच्चन। इन तीनों ने मिलकर जो रचना बनाई वो बनी मधुशाला। इसलिए उन्होंने भूमिका में लिखा भी अपने पहले संस्करण में कि मैं ये जो अनुवाद करने बैठा तो मुझे लगा कि जैसे मेरे भीतर का जो साहित्यकार है वो छटपटा रहा है, क्योंकि वो उड़ना चाहता है लेकिन उड़ नहीं पा रहा, छूट लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा। क्योंकि अनुवाद का तो सिद्धांत है कि कदम पर कदम रखकर चलना है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं छूट ले रहा हूं, क्योंकि मैं अनुवाद जैसा चाहता हूं वैसे नहीं कर पा रहा। तो अनुवाद कैसा चाहता हूं कि जो मेरे पाठक है कम से कम वो उसे एंजॉय तो करें, उसका आनंद तो लें। मैं मक्षिका स्थाने मक्षिका अनुवाद तो नहीं करना चाहता ना, मक्खी के स्थान पर मक्खी मार दूं, किसी की समझ में आए या ना आए, ये उद्देश्य अनुवादक का नहीं होता। अनुवाद करने का उद्देश्य सिद्ध ही तब होता है जब उसके पाठक उसका आनंद ले सके। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं छूट ले रहा हूं, आप इसे अनुवाद समझें तो, ना समझें तो, जो भी है वो आपके सामने प्रस्तुत है। और मधुशाला ने रातों रात बच्चन को हीरो बना दिया। ऐसी अद्भुत रचना बनी, ऐसी गेय रचना बनी। तो ये एक उदाहरण है। अज्ञे ने हाइकू छंद लिखे, बहुत छोटे छोटे छंद हैं, आप जानते हैं हाइकू कविताएं जापानी छंद है।
3-4 शब्दों में एक कविता हो जाती। लेकिन उस हाइकू का अनुवाद स्वयं अज्ञे ने किया, तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई ट्रांसलेशन, क्योंकि जो आनंद मूल का लेना चाहते हैं, मैं उनको संस्तुत करता हूं कि वो हिंदी में पढ़ लें। मैंने जो अपनी तरफ से किया वो यथासंभव अच्छा किया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि शब्द का प्रति शब्द दूसरी भाषा में उपलब्ध हो ही नहीं सकता। उसी भाषा में नहीं हो सकता, दूसरी में कैसे होगा? हिंदी में भी कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का पर्याय नहीं है। ये तो बचपन में हमें हमारे शिक्षकों ने बेवकूफ बनाया कि ये पर्यायवाची है। कोई शब्द पर्याय नहीं है, सबकी शेड, सबकी अर्थ छटा भिन्न होती है। इसलिए त्यागपत्र उपन्यास जो जैनेन्द्र का है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद अज्ञे ने किया। अज्ञे मल्टीलिंगुअल व्यक्ति थे, बहुत सारी भाषाएं जानते थे, और अंग्रेजी तो मास्टर थे वो। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ब्रज भाषा, अवधी भाषा और अनेक विदेशी भाषाएं जानते थे। लेकिन द रेजिग्नेशन नाम से त्यागपत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया, छपा है, कभी मिले तो देखें। उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी तरफ से बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छा अनुवाद करने का प्रयत्न किया, लेकिन मैं इस अनुवाद से संतुष्ट नहीं हूं। जिनको मूल रचना का आनंद लेना है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हिंदी में त्यागपत्र पढ़ें, तभी उस रचना के साथ न्याय हो पाएगा। तो मित्रों, साहित्य में भाषा की दृष्टि से और भाषा के अवयवों की दृष्टि से बहुत सारी चुनौतियां हैं। वो चाहे कोई साहित्य हो, मीडिया का साहित्य हो, विज्ञान का साहित्य हो, ज्ञान साहित्य हो, प्रतियोगिता का साहित्य हो, सब में अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। अगर आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, तो आप उस अतिथि से क्या कहते हैं कि सर पानी पिएंगे आप? किसी ने कहा क्या कि सर आपके लिए नीर लाऊं क्या, आपके लिए वारी लाऊं क्या, H2 की ओ पियोगे क्या? नहीं। संदर्भ सापेक्ष सिलेक्शन ऑफ वर्ड, जिसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ वर्ड, सटीक चयन शब्द का अनुवाद में होता है, और वो अनुशासन सापेक्ष होता है। किस भाषा में? तो घर में अतिथि आए, पानी पिलाते हैं, चाय बनाए, पानी से बनाते हैं, खाना बनाए, पानी से बनाते हैं, स्नान करें, पानी से करते हैं, सफाई करें, पानी से करते हैं। लेकिन वही पानी बर्तन में लेकर सोमवार जब मंदिर जाते हैं, तो भगवान शिव पर पानी नहीं चढ़ाते, जल चढ़ाते हैं। इसका मतलब जो बाउंड्री बदली, जो संदर्भ बदला, उसमें शेड भी बदला। इसलिए आप जब कहते हैं कि प्रभु जलांजलि दे रहा हूं, कहां जा रहे हो? कि जल चढ़ाने जा रहा हूं। सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य को पानी कोई नहीं चढ़ाता। कोई गंगा जी जाए तो हम कहते हैं भैया गंगा जल ले आना, कोई कहता है गंगा से पानी ले आना। नाली में पानी बहता है, किसी ने नहीं कहा गंगा जल नाली में जल बह रहा है। तो शब्दों के अपने कुछ शेड्स होते हैं, संदर्भ सापेक्ष होते हैं। महादेवी वर्मा ने सुंदर कविता लिखी, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। अब ये नीर शब्द, अगर ये सारे पर्याय हैं, जल, नीर, वारी, अंबु, तोय आदि आदि, तो फिर कोई सा शब्द लगा दो, कविता का अर्थ वही रहना चाहिए, नहीं रहेगा। मैं पानी भरी, मैं जल भरी कर दीजिए, हत्या हो जाती कविता की। तो अनुवाद का एक भाषाई सौंदर्य भी होता है, उस सौंदर्य की रक्षा अनुवादक का धर्म होता है। वो किसी भी क्षेत्र में हो, टेक्निकल फील्ड में, विज्ञान, तकनीक, उद्योग, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, इनमें पारिभाषिक शब्दावली की रक्षा अत्यंत आवश्यक होती है। हरीश जी ने उसकी तरफ संकेत किया था, वो बड़ा विषय है, उस पर बात अभी नहीं करूंगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं कुछ कुछ चीजों को छूता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो ये जो शेड्स हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
कहा यह जाता है, एक उदाहरण हरीश जी ने दिया था परफ्यूम का, कि एक बोतल से दूसरी बोतल में, अनुवाद क्या है, एक बोतल के परफ्यूम को दूसरी बोतल में डालने की कला है, इट्स एन आर्ट। तो अनुवाद कला भी है, विज्ञान भी है, शिल्प भी है, और एक और क्षेत्र है शास्त्र भी है, जिसकी चर्चा हमारे यहाँ नहीं करते लोग। अनुवाद शास्त्र भी है। शास्त्र बताता है कि हम कविता क्यों लिखते हैं, कविता का स्वरूप क्या होना चाहिए, कविता का प्रयोजन और हेतु क्या होना चाहिए, ये बताता है। तो अनुवाद का भी होता है। तो ये कहा जाता है कि अनुवाद का एक सिद्धांत है जिसमें ना छोड़ो ना जोड़ो, ना कुछ छूटना चाहिए ना कुछ जुड़ना चाहिए। लेकिन अच्छा अनुवाद, आदर्श अनुवाद जब हम करने बैठते हैं, तो न तो हम सोचकर बैठते हैं कि कुछ छोड़ना है, और ना हम ये सोचकर बैठते हैं कि कुछ जोड़ना है। हम यथासंभव तो यही कोशिश करते हैं कि ना कुछ छूटे ना कुछ जुड़े। लेकिन बहुत बार संस्कृति के आधार पर, समाज के आधार पर, सभ्यता के आधार पर, अनुशासन के आधार पर, भाषा के आधार पर छोड़ना भी पड़ता है और जोड़ना भी पड़ता है, अंतरित भी करना पड़ता है, बदलना भी पड़ता है, कुछ का कुछ भी करना पड़ता है, ताकि जिसका संकेत हुआ कि वो वर्बिटम ट्रांसलेशन नहीं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं, वो सबके उद्देश्य अलग है। होता है वर्ड टू वर्ड भी होता है, वर्बिटम भी होता है, एक्सपेंशन ट्रांसलेशन भी होता है, एब्रीज ट्रांसलेशन भी होता है, वो सब होता है। लेकिन सबके उद्देश्य भिन्न भिन्न है, सबका क्षेत्र भिन्न भिन्न है। लेकिन सामान्यतः अच्छे अनुवाद की जब हम तलाश करते हैं तो वो कंसेप्चुअल ट्रांसलेशन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि किसका अनुवाद करें, शरीर का कि आत्मा का? क्या महत्वपूर्ण है? ये एक बड़ा प्रश्न है। शब्द शरीर है और शब्द के अंदर बैठा हुआ अर्थ उसकी आत्मा है। अब यदि हम यह मान लें कि आत्मा महत्वपूर्ण है, जैसा कि सामान्यतः मानते हैं, तो प्रश्न ये कि यदि आत्मा महत्वपूर्ण है तो आत्मा को धारण कौन करेगा? शरीर। इसलिए अनुवाद करते हुए हम अर्थ की रक्षा पहले लक्ष्य करके चलते, लेकिन उसके बाद हम शब्द के सौंदर्य को भी यथासंभव बरकरार रखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बहुत नहीं कर पाते हैं। सर आपका म्यूट हो गया। मुझे उधर से किसी ने म्यूट कर दिया था। तो आ रही है आवाज? हाँ सर आवाज आ रही है सर। तो अब मेरा मानना यह है कि जो अनुवाद है वो वास्तव में पर काया प्रवेश की साधना है। दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होना होता है, लेकिन शर्त क्या है कि अपने आप को बाहर छोड़ दीजिए। तो स्थूल रूप को छोड़कर सूक्ष्म रूप से, जैसे हनुमान जी बहुत सूक्ष्म रूप लेकर सुरसा के पेट में घुस गए, तो अनुवादक को रचना में, रचनाकार में प्रविष्ट होना होता है। तो वो जो बात मैंने प्रारंभ में कही थी कि अनुवादक प्रवंचक होता है, और प्रवंचना पहली किससे करता है? मूल रचना और रचनाकार से, क्योंकि वो मूलवत कर नहीं सकता और आक्षेप ये लगता है कि इसने धोखा दिया। दूसरी प्रवंचना किससे करता है? पाठक से। तो पाठक अपेक्षा करता है मुझे तो शेक्सपियर वही चाहिए जो अंग्रेजी में है, लेकिन अंग्रेजी में खुद शेक्सपियर वही बात हिंदी में नहीं ला सकते, तो अनुवादक कैसे ले आएगा? हम असंभव को संभव बनाने की अपेक्षा अनुवादक से करते हैं। जैसे हम डॉक्टर को खुदा मान लेते हैं कि डॉक्टर साहब बस बचा लो, आप कुछ भी हो, कैसा भी रोग हो, असाध्य हो, दुर्लभ हो, लेकिन बचाना है आपको, तो डॉक्टर के हाथ में जितना है उतना ही तो करेगा। तो दूसरी प्रवंचना पाठक के साथ, वह भी आक्षेप लगाता। और तीसरी प्रवंचना सिद्धांत के साथ, थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन,
जो कहता है ना छोड़ो ना जोड़ो, बिना छोड़े और बिना जोड़े हम कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, संप्रेष्य अनुवाद। और अंग्रेजी में जो चिंतन हुआ है, हालांकि हम उस चिंतन के बहुत समर्थक नहीं हुए, लेकिन बहुत लोगों ने यह भ्रम फैला दिया कि अनुवाद चिंतन जो है वो पाश्चात्य देशों से आया है, यूरोपियन कंट्रीज से आया। ये जो जिनको विदेशों में सब कुछ दिखाई देता है ना, और दो चार विदेशी नाम लेकर पुस्तकों के और विद्वानों के, उन्हें लगता है कि वो बहुत एलीट, बड़े पढ़े लिखे दिखाई देते हैं। उनको कहो कि पाणिनि को पढ़ें, उनको कहिए कि हमारा जो संस्कृत में व्याकरण है और भाषा चिंतन है उसको पढ़ें, अनुवाद के सिद्धांत वहां हैं सारे। लेकिन हम तो स्वाभाविक है कि पढ़े लिखे होने दिखाने के लिए हमें विदेशी कुछ उद्धृत करने होते हैं। तो एक उन्होंने क्या कोटेशन दी है कि साहब, इफ अ वुमन इज ब्यूटीफुल शी कांट बी फेथफुल, अनुवाद के लिए दी है। इफ अ वुमन इज ब्यूटीफुल शी कांट बी फेथफुल, इफ शी इज फेथफुल शी कांट बी ब्यूटीफुल। अगर अनुवाद मूलनिष्ठ होगा तो बोधगम्य नहीं होगा, और यदि बोधगम्य होगा तो मूलनिष्ठ नहीं होगा। इसका मतलब अब आपको तय करना है कि आपको मूलनिष्ठ अनुवाद करना है या बोधगम्य यानी कम्युनिकेटिव करना है। अब अगर पाठक की समझ में ही नहीं आ रहा तो फिर ऐसी मूल निष्ठा का क्या अर्थ। अगर बच्चन ये सोचकर मधुशाला लिख देते, अनुवाद कर देते, जो फिट्जराल्ड ने या उमर खयाम ने किया हो कि भाई किसी की समझ में आए या ना आए लेकिन मैंने अनुवाद कर दिया, आई एम सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं होता। अनुवादक कभी भी अपने लिए अनुवाद नहीं करता, उसे तो दोनों भाषाएं आती है, वो अपने लिए क्यों करेगा। वो उनके लिए करता है जिन्हें स्रोत भाषा का ज्ञान नहीं है। तो हमारा उद्देश्य सुनिश्चित हो गया। फिर हम लेवल तय करते हैं, हम किसके लिए अनुवाद कर रहे हैं, किस स्तर की मानसिकता के लिए कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए या पाठकों के लिए, सेकेंडरी लेवल, हायर एजुकेशन लेवल, प्रौढ़ शिक्षा के लिए, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, मीडिया के लिए, विज्ञान तकनीक के लिए। सबके सिद्धांत और सबके उद्देश्य भी भिन्न हो जाते हैं। इसलिए ये जो परकाया प्रवेश है, इसको कबीर ने, याद करें, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे भुई धरे तो ये घर में जाए। ये अनुवाद जो है ये खाला का घर नहीं है। खाला माने मौसी, और मौसी माने मासी, जो माँ जैसी है वो मौसी है। मौसी के घर में जाने में जितना कंफर्ट होता है, जितनी सहजता, कभी कोई परमिशन नहीं, कोई अनुमति नहीं, कोई फोन नहीं, जब मर्जी चले जाओ, वो तो माँ जैसी है। तो ये तो घर है प्रेम का, कबीर ने अध्यात्म और भक्ति के संदर्भ में कहा, और मैं अनुवाद के संदर्भ में आपको कह रहा हूं कि अनुवाद कोई खाला का घर नहीं है कि कोई भी सोचे कि मैं अनुवादक बन जाऊंगा। बन कोई भी सकता है लेकिन साधना करनी होगी। तो ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे भुई धरे। तो ये शीश किसका प्रतीक है, अहंकार का, दंभ का। अनुवादक अपने को बड़ा अहंकारी मान लेता है कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अनुवादक हूं, मैंने जो अनुवाद किया है वो अंतिम है, इससे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन सच क्या है, सच है ट्रांसलेशन इज एन एंडलेस ट्रेवलिंग। अनुवाद एक अंतहीन यात्रा है। दुनिया का कोई अनुवाद अंतिम अनुवाद नहीं होता। मैं खुद अपने अनुवाद को अंतिम अनुवाद नहीं मान सकता, क्योंकि 6 महीने बाद मैं अपने अनुवाद को दोबारा करने बैठता हूं तो मुझे लगता है कि इसमें अभी अनेक संशोधन हो सकते हैं। आप अपने 10 साल, 8 साल, 4 साल, 3 साल पुराने किसी भी लेखन को देखिए, आपको लगेगा, मुझे भी लगता है कि मैं 3 साल पहले कितना मूर्ख था, मैं ऐसे सोचता और ऐसे लिखता था, आज मेरे लेखन और सोच में कितना अंतर आ गया। ये सतत विकास है मानसिकता का और अध्ययन अनुभव का। प्रसाद ने लिखा नाटक में, मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना क्या है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि समझदारी आने तक यौवन चला जाता है। जब तक अकल आती है ना, तब तक शरीर में जान नहीं रहती है।
जब हम परफेक्ट ट्रांसलेटर बनते हैं ना, तो उसकी एक पूरी लंबी सुदीर्घ यात्रा है। कोई पहले ही दिन अनुवादक नहीं बनता, पैदा भी नहीं होता। पेट से अनुवादक थोड़ी पैदा होते हैं। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो जो आज बहुत एस्टेब्लिश ट्रांसलेटर है, भले ही उन्होंने कोई शिक्षण प्रशिक्षण नहीं लिया, डिप्लोमा डिग्री नहीं ली, लेकिन उन्होंने आत्मसात किया साहित्य और साहित्यकार को, रचना को, उसको गुना बुना, उसके साथ साधारणीकृत हुए, तादात्म्य स्थापित किया, और सिया राम में सब जग जानी, इस सिद्धांत को अपनाया। सपने में उठते बैठते जागते अनुवाद के सपने आए, तब अनुवाद बढ़िया होता है। नाटक में, फिल्म में जाते हैं और पर्दे पर हम तो 300 रुपए की टिकट लेकर गए, मनोरंजन करने गए, लेकिन वहां सीता का हरण हो रहा है, सीता चिल्ला रही है, रावण ले जा रहा है, और सीता जब रो रही है तो हम भी रो रहे हैं। हमें पता है कि ये सब नाटक है और हम मनोरंजन करने आए हैं, लेकिन हमें भुला दिया उस दृश्य ने कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं। हमने तादात्म्य स्थापित किया, हम और सीता एक हो गए। ये अनुवाद में होता है। इसलिए शीश उतारे वही धरे तो ये घर में जाए। अहंकार छोड़कर अनुवादक को आगे बढ़ना चाहिए। सदा सर्वदा संशोधन संवर्धन की संभावनाएं रहती हैं, ये मानकर अनुवाद करना चाहिए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि ये सोचकर हम चलता हुआ अनुवाद करते चले जाएं। इसलिए यथासंभव एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको और बता दूं प्रसंगवश। बिहारी रीतिकाल का एक कवि है, उसका एक बड़ा अच्छा प्रसिद्ध दोहा है जो अनुवाद और अनुवादकों के लिए बड़ा सूत्र वाक्य है। तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सबंग। तंत्रिनाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तबला, हारमोनियम, डफली, बांसुरी। कवित रस, कविता का आनंद, जिसको ब्रह्मा आस्वाद सहोदर कहा गया। सरस राग, राग रागनियां, इनका भी आनंद लेना है तो वाद्य यंत्रों का, कविता का, राग रागनियों का। अरे राग दीपक गाया तो दिए जल गए, कोई मानेगा? आज नई पीढ़ी के बच्चे नहीं मानेंगे, लेकिन ये सत्य है। क्योंकि साधना जो होती है वो बहुत सशक्त होती है। विज्ञान भी मानता है कि जब राग मल्हार गाया जाता है तो बारिश होती है, यज्ञ आदि होते हैं, हवन आदि होते हैं, सूखा जब पड़ता है तो वहां राग मल्हार गाया जाता है। और तानसेन ने, बैजू ने राग आदि जब गाए तो बड़े चमत्कार हुए, पत्थर से जल की धारा निकली। क्यों नहीं मान रहे आज हम? क्योंकि आज हम साधना जीवी नहीं रहे, साधन जीवी हो गए। हम सबने साधना छोड़ दी है। तो जब तक साधना नहीं करेंगे, और मैंने कहा कि अनुवाद परकाया प्रवेश की साधना है, तो तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रति रंग। रति जो है वो कामदेव की पत्नी है। संबंधों का, रिश्तों का, आत्मीयता का आनंद लेना है तो उनमें डूब जाइए। अब दूसरी लाइन में चमत्कार देखिए। तंत्रिनाद कवित्रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े जो इनमें नहीं डूब सके वो डूब गए। तरे जे बूढ़े सबंग, जो सर से पांव तक इनमें डूब गए वो तर गए, पार लग गए। अनुवाद भी जोड़ लीजिए, पांचवा क्षेत्र अनुवाद का। जो अनुवाद में डूब गया वो तर गया, और जो ऊपर ऊपर तैरता रहा वो डूब गया। तो अब हमें तय करना है कि हमें डूबना है कि पार लगना है। इसलिए अनुवाद बहुत रुचिकर, बहुत व्यापक विषय। जो अनुवाद कर लेता है ये एक तरह से अपनी कोख किराए पर देने का काम है। ये जो सैरोगेट मदर वाला काम है ना, अनुवाद का काम वो है। ये जस्ट लाइक ए
ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट। एक शरीर से हृदय निकालो, किडनी निकालो, दूसरे शरीर में उसकी प्रतिष्ठा करो। लेकिन शर्त क्या है कि जिसकी निकाल रहे हैं एक किडनी वो भी बचना चाहिए और जिसमें लगा रहे हैं वह भी बचना चाहिए। अब जरा सी चूक होगी तो कोई एक या दोनों मर जाएंगे, हत्या हो जाएगी। तो अनुवाद तो अपेक्षा ये करता है। और ये जो हमारा जो देश है ये तो बहुभाषा भाषी देश है, और हम और आप सब तो बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम जन्मजात अनुवादक हैं। बिना अनुवाद के तो हम अपने पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों का निर्वाह भी नहीं कर सकते। और लिंग्विस्ट कहते हैं, भाषाविद कहते हैं कि जो कुछ हम सोचते हैं, पहले कहा जाता है ना, पहले तोलो फिर बोलो, सोच समझ कर बोलो, बड़े बुजुर्ग कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हमारे सोचने समझने की एक भाषा है, वो सोर्स लैंग्वेज है, और उसे व्यक्त करने की दूसरी भाषा है, वो टारगेट लैंग्वेज है, वो मौखिक या लिखित किसी भी रूप में हो। तो सोचने समझने और व्यक्त करने के बीच की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है। इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में सारे चरण आते हैं, एडिटिंग भी होती है। हम जो कुछ सोचते हैं वो सब कुछ बोलते नहीं है, वो सब कुछ लिखते नहीं है। परीक्षा के लिए हम कितनी तैयारी करके जाते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितने नोट्स बनाते हैं। एक कवि या लेखक के लिए हम 6-6, 7-7, 8-8 प्रश्न तो कम से कम बना ही लेते हैं, और वहां 1 या 1.5 प्रश्न करना होता है। तो उस सारी सामग्री को संशोधित करके, संवर्धित करके, संपादित करके संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। जितना अपेक्षित है उतना भेज देते हैं। यही अनुवाद में करना होता है। तो बहुत सुंदर उदाहरण मुझे स्मरण हो आ रहा है कि अगर बिना सोचे समझे अनुवाद करेंगे तो अर्थ का अनर्थ होगा, और अर्थ का अनर्थ होगा तो उसके खामियाजे अनुवादक को, अनुवाद लोक को, अनुवाद जगत को भुगतने पड़ते हैं। इसलिए आज लोग अच्छे अनुवादों को कम कोट करते हैं, खराब उदाहरणों को, जो अनुवाद के ब्लंडर्स हैं, हाउलर्स हैं, उनको याद रखते हैं। तो अब क्या ध्यान रखना है कि जैसे अगर एक उदाहरण दूं संयोग से, वो जो बात मैं कर रहा था, चलो उसको पहले पूरा कर लूं। कबीर ने ये कहा कि कबीरा जिह्वा बावरी, ये जो 1.5 इंच की जबान है ना हमारे आपके पास, ये मोस्ट अनरिलायबल पार्ट ऑफ द बॉडी, सबसे ज्यादा अविश्वसनीय, क्योंकि कुछ भी अनाप शनाप बकना शुरू करती है तो रुकती नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि सोच समझ कर बोलो, कम बोलो, मत बोलो, अगर ठीक नहीं बोल सकते तो मत बोलो। और जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है उतनी गड़बड़ करता है। तो कबीरा जिह्वा बावरी, कह गई सरग पाताल, जब बोलने पर आती है, अनाप शनाप बकने पर आती है, तो स्वर्ग से पाताल तक पूरा नाप देती है, रुकती नहीं फिर। कबीरा जिह्वा बावरी, कह गई सरग पाताल, आप कहीं भीतर गई, अंदर जाकर छिप जाती है, दांत का ताला लग जाता है, सेफ एंड सिक्योर हो गई। आप कहीं भीतर गई, जूते खात कपाल, और भुगतना पड़ता है सर को। ट्रांसलेशन, बिना सोचे समझे जब भी जहां भी करते हैं ब्लंडर होता है, और उसे सोसाइटी को, समाज को, अनुवाद जगत को भुगतना पड़ता है। और लोग उसके उदाहरण देते हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हम और आप सब जानते हैं, देखते हैं। बस अब आपको देखना यह है कि आज से कम ये शुरू कीजिए कि उठते बैठते जागते सोते कहीं हिंदी लिखी है तो उसकी अंग्रेजी मन में कीजिए, अंग्रेजी लिखी है तो उसकी हिंदी कीजिए। तो एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, धीरे 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 सही अनुवाद तक पहुंचने की एक रचना प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। सड़कों पर चलते हुए आपने अनेक ऐसे साइन बोर्ड देखे हैं जिनमें इन ब्लंडर्स को हम रोज देखते हैं। ब्लाइंड टर्न लिखा होता है बहुत जगह,
हिंदी में क्या लिखा है? अंधा मोड़। ये मूर्खों से पूछो कि मोड़ भी कभी अंधा होता है? आदमी तो अंधा होता है, लेकिन मोड़ को अंधा बना दिया। क्यों? क्योंकि यह है मक्षिका स्थाने मक्षिका अनुवाद। डिक्शनरी खोली, ब्लाइंड का अर्थ देखा, वहां लिखा है अंधा, अनुवाद कर दिया अंधा मोड़। हम सरल अनुवाद कर सकते हैं, खतरनाक मोड़ क्यों नहीं करते? इसीलिए अनुवाद में सहजता नहीं आती, इसीलिए लोग अनूदित हिंदी कहकर हिंदी की निंदा करते हैं। कि इस तरह के लोग जो अनुवादक बन जाते हैं, या जो साधना नहीं करते, श्रम नहीं करते, वो अनुवाद को बदनाम कराते हैं। एक्सीडेंट प्रोन एरिया, क्या अनुवाद कर दिया? दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र। अरे भाई, जब दुर्घटनाग्रस्त हो गया क्षेत्र तो इसे सील कर दो, फिर इसे खोल क्यों रखा है? बोर्ड लगा रखे हैं जगह जगह, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र। ऐसा लगता है जैसे इनवाइट कर रहे हैं कि आओ और एक्सीडेंट करो। अरे भाव को पकड़िए। दूसरी जगह देखा दुर्घटना संभावित क्षेत्र, इसका मतलब है एक्सीडेंट की पूरी संभावना, आइए एक्सीडेंट कीजिए। अरे संभावना एक पॉजिटिव वर्ड है, एक्सीडेंट एक नेगेटिव वर्ड है, दोनों को कैसे मिला रहे हो? समझ नहीं है। दुर्घटना आशंकित क्षेत्र, हमें देखना होगा ना सिलेक्शन ऑफ वर्ड, कहां पर किस शब्द की महत्ता है, सार्थकता है, उसका चयन करना होता है। तो ट्रांसलेशन टेक्निक एक बहुत बड़ी टेक्निक है, बहुत विस्तार से उस पर बात में मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगी, और समय ज्यादा होता जा रहा है, और अभी मैंने तो बात अपनी शुरू की थी। खैर बहरहाल, और दो चार बातें कह के फिर मैं वो थोड़ा सा उस विषय पर आता हूं जो रोजगार वाला क्षेत्र है, उसको बहुत जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रखूंगा। तो मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ अनुवाद विरासत में मिलता है। अभी जब क्षेत्रीय भाषाओं की, बोलियों की, उपबोलियों की, उपभाषाओं की बात हो रही थी रेडियो के संदर्भ में, अनुवाद तो ये परस्पर चल रहा है, और हम तो एक दूसरे से बात करते हुए भी अनुवाद करते हैं। अनुवाद के बिना तो संवाद बनता ही नहीं है। तो केवल हमें उसे निखारने की जरूरत है। अब जैसे अंग्रेजी में है कॉट रेड हैंडेड, तो हिंदी में लाल हाथों गिरफ्तार नहीं है, वहां तो रंगे हाथों गिरफ्तार है। हमारी संस्कृति के अनुरूप ही तो चयन होगा ना। जैसे हिंदी में एक मुहावरा चलता है घर का चिराग, तो घर का चिराग का अनुवाद हम लैंप ऑफ द फैमिली तो नहीं करेंगे ना, हम भाव को पकड़ेंगे। किसी व्यक्ति को घर का चिराग क्यों कहते हैं? कि उससे घर को उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, सारा परिवार उसकी तरफ देख रहा है, इस भाव का अनुवाद करेंगे, होप ऑफ द फैमिली। तो ट्रांसलेशन करते हुए जो इडियोमेटिक यूसेज हैं, कविता में अलंकार है कनक कनकते सोगुना, अब कनक कनक का अनुवाद कैसे करेंगे? श्रेष्ठ अनुवाद कैसे करेंगे? छांदिक सौंदर्य का अनुवाद कैसे करेंगे? बिंबों प्रतीकों का अनुवाद कैसे करेंगे? हरक्यूलियन एफर्ट्स, तो हरक्यूलिस हमारे यहाँ तो था नहीं, हमें क्या पता हरक्यूलियन क्या होता है, लेकिन हमारे पास एक व्यक्ति था जो असंभव को संभव बना सकता था, और बनाया उसने। हमने उस भाव को पकड़ा और उसके समतुल्य हिंदी में भागीरथ प्रयत्न बना लिया। भागीरथ ने गंगा को उतार दिया था। तो उस समभाव अनुवाद में महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से बहुत सारे संदर्भ हैं जिनको हम ध्यान में रखकर चल सकते हैं। अब मित्रों, दो तीन बातें और, क्योंकि ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है, और इस विषय पर 2-3 घंटे से कम बोलने का अभ्यास भी नहीं है। कुछ बातें जो आप में से जो लोग रोजगार के क्षेत्र में अनुवादक के रूप में, हिंदी अधिकारी के रूप में, रेडियो में, टीवी में, तमाम दूसरे क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं, आप अगर एक सफल शिक्षक भी बनना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए, प्राइमरी एजुकेशन में, मिडिल एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में, कॉलेज में, कहीं भी जाए, आपको अनुवाद अच्छा आना चाहिए। क्योंकि एक लेवल के बच्चे नहीं होते एक कक्षा में, सबका मानसिक स्तर अलग होता है, सबका भाषाई स्तर अलग होता है।
सबकी ग्राह्यता अलग होती है, तो उनको सबको ध्यान में रखकर हमें बोलना पड़ता है। तो विदेशियों के लिए हिंदी शिक्षण करना हो तो उनके लिए अनुवाद करना पड़ेगा। अगर भाषा विज्ञान में शिक्षण करना हो, लिंग्विस्टिकल टीचर बनना हो, तो बिना लिंग्विस्टिक को अंग्रेजी के संदर्भों में, पाश्चात्य सिद्धांतों के संदर्भों में हमारे यहाँ व्याख्यायित नहीं किया जाता। जबकि मैंने बताया कि हमारे यहाँ पाणिनि को या भर्तृहरि को या और दूसरे ऐसे जो विद्वान लोग हैं संस्कृत में, जिन्होंने ग्रामर पर, व्याकरण पर बहुत काम किया। संस्कृत से हिंदी में भी आपको अनुवाद तो करना ही होगा, लाना तो होगा। सृजनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग, उसमें भी ट्रांसलेशन चाहिए। अब आप आजकल हिंदी में फीचर लिखते हैं, फीचर हमारी विधा तो नहीं थी, लेकिन अखबार में फीचर, पत्रिका में फीचर, रेडियो में फीचर, टीवी में फीचर, तो वहां भी अनुवाद आपको चाहिए। और आजकल पत्रकारिता भी एक टीचिंग है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं पत्रकार बनाने की। पहले हम कहते थे कि कवि बनाए नहीं जाते, जन्मजात होते हैं। हमारा भारतीय सिद्धांत तो यही था। संस्कृत में जो भरत मुनि से लेकर काव्य शास्त्रीय चिंतन हुआ, पंडित राज जगन्नाथ तक, तो यही था। लेकिन केशव आदि कवियों ने सिद्ध कर दिया कि भैया कवि शिक्षक भी होते हैं। उन्होंने आशादाताओं को कविता लिखनी सिखाई, उसके लिए संस्कृत के काव्य शास्त्र को पढ़ा और उसको हिंदी में ब्रज भाषा में उतार दिया। कवि प्रिया और रसिक प्रिया या अन्य बहुत सारे आचार्य कवियों ने यही तो किया। ये हरीश जी इग्नू में है, मैं भी इग्नू में रहा हूँ। क्रिएटिव राइटिंग इन हिंदी वहां सिखाई जाती है, एक डिप्लोमा कोर्स है। रेडियो राइटिंग भी सिखाई जाती है। विज्ञापन लेखन वो भी सिखाया जाता है। तो ये सब तमाम वो क्षेत्र हैं जिनमें अनुवाद कला अनिवार्य है, वो आनी चाहिए। इसी तरह टीचिंग के साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, ओपन लर्निंग सिस्टम, इनमें तो अनुवाद के बिना काम ही नहीं चलता, क्योंकि इनके तो सारे कोर्सेज जो हैं वो परस्पर अनुवाद होते हैं। अंग्रेजी में लिखा गया तो हिंदी में होगा, हिंदी में लिखा गया तो अंग्रेजी में होगा। और लक्ष्य तो और बड़े बड़े हैं, जैसे CSTT जो है, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, उसका गठन करते हुए तो यह तय किया गया था कि समस्त भारतीय भाषाओं में शब्दावली बनेगी, लेकिन अधिकांशतः वह केंद्रित हो गई अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी पर इस देश में उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, ज्ञान विज्ञान, तकनीक प्रौद्योगिकी, इसका विकास तभी होगा जब हम उसे भारतीय भाषाओं में और भारतीय भाषाओं की शब्दावली में तैयार कर पाएंगे। इसीलिए तो दिक्कत हो रही है कि 70 साल की आजादी हो गई लेकिन अभी भी हम जूझ रहे हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है, UPSC में जाना है या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जाना है या कहीं भी किसी अन्य, तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुवाद की मदद चाहिए। तकनीकी भाषा के ज्ञान के लिए, टेक्निकल लैंग्वेज लर्निंग के लिए अनुवाद का प्रशिक्षण चाहिए, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये सारे कृत्रिम हैं। जो पारिभाषिक शब्द हैं ये आर्टिफिशियल है, ये बनाए गए हैं, अंग्रेजी का शब्द सामने रखकर हिंदी में बनाया। लेकिन इन शब्दों का दूसरा कोई प्रतिरूप चयन करने की छूट नहीं है। वाक्य सरल हो सकता है, भाषा सरल हो सकती है, लेकिन तकनीकी शब्द वही रहेगा जो भारत सरकार ने बनाया। The municipal committee will supply eggs to the schools. अब ये जो सप्लाई शब्द है ये टेक्निकल है और इस टेक्निकल शब्द की हिंदी निश्चित है और वह है आपूर्ति। तो नगर पालिका स्कूलों में अंडों की आपूर्ति करेगी। यदि आपूर्ति शब्द की जगह कोई भी सरल शब्द लाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसकी लिबर्टी, इसकी छूट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगी थी और कहा गया कि जो पारिभाषिक शब्द हैं वही रहेंगे, उनका प्रयोग सार्वभौमिक स्तर पर पूरे देश में जो CSTT ने, यानी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने जो शब्द बनाए वही प्रयुक्त होंगे। सरलीकरण के नाम पर हम ये करते हैं, बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। नगर पालिका स्कूलों में अंडे देगी, नगर पालिका कोई मुर्गी है, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। नगर पालिका स्कूलों में अंडे वितरित करेगी, वितरण इज डिस्ट्रीब्यूशन।
नगर पालिका स्कूलों में अंडे उपलब्ध कराएगी। उपलब्ध कराना इज टू प्रोवाइड। नगर पालिका स्कूलों में अंडे आवंटित करेगी। आवंटन इज अलॉटमेंट। जैसे जैसे किसी शब्द की तरफ जाएंगे एक बारीक शेड अंतर आपको मिलेगा। और सब अंग्रेजी शब्दों के समतुल्य हिंदी शब्द आयोग ने बनाए। 9 लाख पारिभाषिक शब्द आज कृत्रिम हमने हिंदी में हर अनुशासन के बना लिए। कंप्यूटर के, टेक्निक के, टेक्नोलॉजी के, ज्ञान के, विज्ञान के, बैंक के, बीमा के, वित्त के, वाणिज्य के, कृषि के, हर क्षेत्र के। और इसी तरह अभी एक संदेश आ रहा था कि पारिभाषिक शब्दों में प्राणवत्ता नहीं होती। बहुत सारे ऐसे आक्षेप लगते हैं कि हिंदी की शब्दावली बड़ी कठिन है। ये भ्रम निकालना पड़ेगा। अगर स्वस्थ होना है तो कड़वी दवा खानी पड़ेगी, मीठी दवा से स्वस्थ नहीं हो सकते। अनुशासन का अनुपालन करना पड़ेगा। कोई शब्द, कोई भाषा न कठिन होती है न सरल होती है। भाषा का प्रयोक्ता कठिन और सरल होता है। जो परिचित होती है वो सरल होती है, जिसे हम जानते हैं वो सरल है, जिसे हम नहीं जानते वो कठिन है। अंग्रेजी शब्दों के बारे में कभी किसी ने नहीं कहा कि प्राणवत्ता नहीं होती। उसकी अवधारणा तक पहुंचने का सायास प्रयत्न करते हैं क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। और हिंदी के शब्दों की अवधारणा को समझने और वहां तक पहुंचने का हम प्रयत्न नहीं करते और हम आक्षेप लगा देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो भ्रम कुछ हिंदी वाले लोगों ने भी फैला दिए, जिनको पारिभाषिक शब्द क्या होता है, अनुवाद क्या होता है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी क्या होती है, इसकी समझ नहीं है। जो विशुद्ध कविता लिखने वाले कुछ लोग हैं वो आक्षेप लगा देते हैं और वो कहते हैं हिंदी को सरल बनाओ, अनूदित हिंदी कठिन है। उन मूर्खों से मैं ये पूछता हूं कभी कभी कि सरल वह होता है जो मुझे आता है, कठिन वह होता है जो मुझे नहीं आता। और एक डॉक्टर की भाषा, एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर की भाषा, एक इंजीनियर की भाषा, वो एक रिक्शा वाले को क्यों आनी चाहिए? क्या दोनों के स्तर में कोई अंतर नहीं है? एक मजदूर को क्यों आनी चाहिए? ये केवल दुष्प्रचार है हिंदी के विरुद्ध। बहुत सारे ऐसे क्रिएटेड शब्द, लोहपथगामिनी, ये जानबूझकर इस तरह के प्रयास किए गए। ऐसा कोई शब्द शब्दावली आयोग ने नहीं बनाया। उन्होंने रेलगाड़ी शब्द स्वीकार किया, रेल अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का मिलाकर, एक सिद्धांत है उसका। उन्होंने अनुकूलित भी किए, बोतल को बोतल बनाया, हॉस्पिटल को अस्पताल बनाया, कॉमेडी को कामदी बनाया, ट्रेजेडी को त्रासदी बनाया। अनुकूलित भी किए, अनुवाद भी किए। तो मित्रों, विज्ञापन का क्षेत्र, अगर आपको ग्लैमर चाहिए, पैसा चाहिए, तो क्रिएटिविटी चाहिए, भाषा चाहिए, शब्द चयन चाहिए। जब तक आप भाषा पर अधिकार नहीं प्राप्त करेंगे, सोर्स लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज। हमारी दिक्कत क्या है कि हमारे बच्चे हिंदी या अंग्रेजी या दोनों इसको काम चलाऊ रूप में पढ़ते लिखते हैं। मैंने पहले एक वाक्य बोला था कि हमारे बच्चे साधना जीवी नहीं रहे, साधन जीवी हो गए। अब मोबाइल में तो टेक्स्ट लेकर क्लास में बैठते हैं, मूल किताब नहीं देखी है, संदर्भ ग्रंथ नहीं देखा है, डिक्शनरी नहीं देखी है, ऑनलाइन डिक्शनरी कंप्यूटर मोबाइल खोला, उसमें से देख ली। अगर कोई शब्द नहीं मिल रहा तो उसके स्रोत तक, उसकी जड़ तक जाना पड़ता है, शोध करनी पड़ती है। अनुवाद कोई इतना सरल खेल नहीं है, ये खाला का घर नहीं है जिसकी चर्चा मैंने पहले की। तो विज्ञापन का क्षेत्र, संवाद लेखन का क्षेत्र, और इसी तरह समाचार का क्षेत्र, रेडियो टीवी पर वो उसकी चर्चा विस्तार से हुई है, उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। फीचर आदि का, पटकथा आदि का, शब्दावली निर्माण करने का, कंप्यूटर ट्रांसलेशन का, सिनेमा के क्षेत्र में, और इसी सब के साथ साथ कितने रूप है भाषा के, उन सब में अनुवाद की कला अलग है। राजभाषा के रूप में हिंदी, तो
वित्त वाणिज्य बैंक बीमा का क्षेत्र, प्रशासन का क्षेत्र, मनोरंजन का क्षेत्र, खेल का क्षेत्र, जैसे कमेंट्री की भी बात हुई, वो सब, और कलात्मक क्षेत्र, आर्ट के, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, नृत्य कला, गायन कला, सब में अनुवाद होता है। सारी किताबों के अनुवाद होते हैं, देश विदेश में जाते हैं, कविताओं के अनुवाद होते हैं। हमारे यहाँ गीता का अनुवाद हुआ, रामायण का अनुवाद हुआ, रामचरितमानस के अनुवाद हुए, कई कई अनुवाद हुए, एक नहीं अनेक, 20-20, 30-30 अनुवाद हुए, और अभी हो रहे। गीतांजलि के सैकड़ों अनुवाद हो गए। शेक्सपियर के कितने लोगों ने अनुवाद किए? रांगे राघव ने किए, हरिवंश राय बच्चन ने किए, मैथिली शरण गुप्त ने किए, और भी बहुत सारे लोगों ने किए। तो हमें देखना होगा कि इतने क्षेत्र और आयाम है। पर्यटन में अनुवाद, फैशन डिजाइनिंग में अनुवाद, कितना ये जो भूमंडलीकरण और बाजारवादी संस्कृति हमारे यहाँ आई है, जिसके खामियाजे आज हम भुगत रहे हैं कोरोना के रूप में, उसने ये आयाम तो उजागर किए ही है। तो हमें ये देखना होगा कि हम राजभाषा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हम राष्ट्रभाषा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, संपर्क भाषा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्रिएटिव लैंग्वेज साहित्यिक भाषा के रूप में जाना चाहते हैं, हम विधि के वेत्ता अनुवाद बनना चाहते हैं। जो लीगल ट्रांसलेशन है उसकी टेक्निक बिल्कुल अलग है, उसकी शब्दावली अलग है। तो कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ अनुवादक, तत्काल भाषांतरकर्ता जिसको इंटरप्रेटर कहते हैं, एम्बेसियों में, कल्चरल सेंटर्स में, देश विदेश में, संसद में, राज्यसभाओं में, और तमाम तरह के जो अकादमीज हैं, साहित्य अकादमी, भाषा अकादमी, अनुवाद अकादमी, और पब्लिकेशंस हैं, जितने प्रकाशन हैं, सरकारी गैर सरकारी, उन सब में अनुवादकों की जरूरत है, डिमांड है। हम देख सकते हैं। आप डिटर्मिनेशन चाहिए, मन में एक संकल्प शक्ति चाहिए। दुष्यंत ने कहा था, कौन कहता है आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जब तक मनसा वाचा कर्मणा, पूर्णतः निष्ठा से, समर्पण से, विलय से, अनुवाद में जिसकी बात मैंने कही, अनबूढ़े बूढ़े जो नहीं डूब सके वो डूब गए, तरे जे बूढ़े सबंग, जो सर से पांव तक इस विधा में डूब गए वो तर गए, पार लग गए। अब आपको तय करना है कि पार लगना है या डूबना है। तो क्या आना चाहिए अनुवाद करने से पहले? भाषा आनी चाहिए। भाषा में क्या आना चाहिए? बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना। किसी भी क्षेत्र में जाए अनुवाद में ये 4 चीजें आनी चाहिए। हमें अनुवाद करने से पहले रचना को, पाठ को पढ़ना पड़ता है, पढ़ने की कला है। कविता पढ़ने की कला अलग है, कहानी पढ़ने की कला अलग है, नाटक पढ़ने की कला अलग है, वो सीखनी पड़ेगी। तो बोलना, पढ़ना, लाउडली पढ़ना आना चाहिए, बोलकर, क्योंकि लाउडली पढ़ने से उच्चारण ठीक होगा। अनुवाद में उच्चारण अगर आप नहीं पकड़ पाएंगे तो अच्छा अनुवाद नहीं कर पाएंगे। लिखना ठीक आना चाहिए, वर्तनी की अशुद्धियां होती हैं, वाक्य की गलतियां होती हैं, अनुवादक के लिए ये अक्षम्य अपराध है। अगर आप लिखेंगे ही गलत तो आपका संदेश बहुत नकारात्मक जाएगा। और सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे पास सुनने की पेशेंस नहीं होती, हमारे पास बोलने की हिम्मत तो होती है, बोलते सब है, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत लोग बोलने के बाद गायब हो जाते हैं। तो सुनने की कला, रेडियो सुन रहे हैं, टीवी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठे हैं, तो ग्रहण क्या कर रहे हैं? भाषा जो है वो अर्जित होती है, कमाई जाती है, विरासत में नहीं मिलती। पिताजी का बिजनेस तो विरासत में मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, कार बंगले मिल सकते हैं, लेकिन पिताजी की प्रतिभा, पिताजी की भाषा वो विरासत में नहीं मिल सकती। वो तो कमानी पड़ेगी, अर्जित करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अनुवादक को भाषा इन 4 कंपोनेंट से कमानी पड़ती है, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, और अभ्यास, अभिरुचि, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा अनुवाद में। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि पड़ोसी का बच्चा है और देखभाल मैं क्यों करूं, रचना किसी और की, मेहनत मैं कर रहा हूं। अब क्रेडिट मिलता है, अब आपका नाम भी जाता है अनुवाद पर, पहले नहीं जाता था, तो आप बरी हो जाते थे, अच्छा करो बुरा करो, लेकिन अब आपका, हमारा नाम है उस पर,
अगर अच्छा अनुवाद है तो लोग याद करेंगे, आपको खोजेंगे। अगर खराब अनुवाद है तो लोग गाली देंगे और आपको आपकी निंदा करेंगे और प्रचार भी करेंगे, ये बहुत बेकार अनुवाद है कि इससे मत कराना। और आज अनुवाद में पैसा भी बहुत है। मूल रचना में उतना पैसा नहीं मिलता जितना अनुवाद में मिलता। हरीश जी जानते हैं, हरीश सेठी जी ने बहुत अनुवाद किए हैं, बड़े साधना उन्होंने की है, बहुत श्रम किया है अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में। और आज जहां वो है, अपनी इसी साधना के कारण है। एक डिटर्मिनेशन, एक संकल्प शक्ति अनुवादक के पास होनी चाहिए। इसलिए मित्रों, अपनी लेखन कला, भाषा पर अधिकार, वर्तनी भी आनी चाहिए। ह्रस्व और दीर्घ का अंतर भी आना चाहिए। उच्चारण में अब बहुत सारे नाम जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनका ट्रांसलेशन नहीं होता। अब चंद्र प्रकाश को कोई मूनलाइट तो नहीं करेंगे ना, तो चंद्र प्रकाश जी रहेंगे। लेकिन ऐसे देश विदेश के बहुत से व्यक्तियों के, स्थानों के, पर्वों के, उत्सवों के बहुत से नाम हैं जिनका हिंदी में लिप्यंतरण कैसे करें हमें पता ही नहीं है। हम गलत पिज्जा लिखें कि पिज्जा लिखें कि पिज्जा लिखें, जब तक एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक ठीक उच्चारण नहीं पता होगा हम नहीं कर पाएंगे। तो इसको भी ध्यान रखना है। इसलिए मित्रों, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, समाचार अनुभाग में, चर्चा परिचर्चा में, धारावाहिकों में, साक्षात्कारों में, आंखों देखा हाल में, कमेंट्री में, खेल, राष्ट्रीय कमेंट्री, उत्सवों की कमेंट्री और सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए मुद्दे, जैसे अभी कोरोना पर कितनी डिबेट आ रही है, कितनी चर्चा परिचर्चाएं आ रही हैं, कितने इंटरव्यूज आ रहे हैं, कभी मिनिस्टर्स के आ रहे हैं, कभी देश विदेश के विद्वानों के आ रहे हैं, उन सबका भी ट्रांसलेशन होता है। मोदी जी के मन की बात हुई, मन की बात को देखो, पूरा भारत और पूरी दुनिया कितनी भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। तो अब विज्ञापनों की एक बड़ी दुनिया है, कितने प्रकार के विज्ञापन है आप देख सकते हो। विज्ञापन एक कला है लेकिन ग्लैमर भी है। फिल्मों के अनुवाद, विज्ञापनों की दुनिया तो बहुत बड़ी है। नौकरी के लिए विज्ञापन, विवाह के लिए विज्ञापन, वांटेड, ए ब्यूटीफुल, टॉल, वर्किंग, प्रोफेशनल, ब्राह्मण गर्ल, फॉर ए हैंडसम प्रोफेशनल बॉय, अंग्रेजी में तो यह है। हिंदी में कभी अखबार में देखिए, बिल्कुल वर्बेटम एक शब्द प्रति शब्द अनुवाद आपको मिलेगा। हमने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो जीवन मरण का विज्ञापन, आदमी मर जाए तो विज्ञापन, पैदा हो जाए तो विज्ञापन, खो जाए तो विज्ञापन, और किराए पर लेना हो मकान, किराए पर देना हो मकान, खरीदना हो, बेचना हो मकान, विज्ञापन, और राष्ट्रीय आपदाओं के विज्ञापन, तूफानों और समुद्रों के विज्ञापन, जन जागरण के विज्ञापन, शिक्षा के विज्ञापन, ट्रेनिंग, शिक्षण प्रशिक्षण के विज्ञापन, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के विज्ञापन, मताधिकार के विज्ञापन, पोलियो ड्रॉप्स के, तपेदिक के, मद्य निषेध के, अनुशासन के, नियमों कानूनों के, समय समय पर जो चीजें नई नई आती हैं, परिवर्तन होता है, उन सब में देख सकते हो आप। बहुत बड़ी दुनिया है नौकरी की। और अब बस बहुत अंत में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद समय ज्यादा हो रहा है और आप सब लोगों को, स्लोगन राइटिंग, कैप्शन राइटिंग। एक मेटीज कार आई थी, उसका विज्ञापन एक जमाने में किया था, अब तो बंद हो गई, डाइवू की। उसका एक स्लोगन था, पंच लाइन, ए बिग स्मॉल कार। तो चैलेंज आया हमारे सामने, मेरे एक मित्र ने कहा कि इसकी हिंदी बताओ क्या होगी। तो बहुत सोचा, एक बड़ी छोटी कार, एक छोटी बड़ी कार, मजा नहीं आया। 10-12 दिन बाद जाकर कुछ अनुवाद बनाए और फिर उसमें एक बनाया, छोटी कार बड़ा आकार। कुछ दिनों बाद फिर लगा कि अभी मजा नहीं आ रहा, फिर और संशोधन किया, छोटी कार जगह अपार, ए बिग स्मॉल कार। फिर उतना आनंद नहीं आया, फिर और प्रयास किया। इसका मतलब क्या है कि क्रिएटिविटी अंडर प्रेशर काम करती है। जैसे दांत में खाना खाते हुए कुछ फंस जाता है ना, तो हम कहते नहीं है जिह्वा को के निकालो, लेकिन ये जीभ जो है अपने आप वहां जाकर तब तक टक्कर मारती रहती है
जब तक निकाल ना ले, और जब निकाल देती है तो बड़ा सुकून मिलता है। ट्रांसलेशन एक ऐसी ही कला है, जब तक आनंद ना आ जाए अनुवाद करने का तो बात नहीं बनती। तो क्या तीसरा अनुवाद क्या किया? एक ऐसी कार जिसमें समाये आपका पूरा परिवार। क्रिएटिविटी इन ट्रांसलेशन। अनुवाद रोचक होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, विमुग्ध करने वाला होना चाहिए, अद्भुत होना चाहिए। तो स्लोगन में, प्रचार साहित्य और सामग्री के क्षेत्र में बहुत अनुवादक चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए, बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज को चाहिए। प्रेशर कुकर में जो बुकलेट होती है ना, एक किताब, वो 22 भाषाओं में उसमें रेसिपियां होती हैं, सबका अनुवाद होता है। ग्रीटिंग कार्ड्स के अनुवाद होते हैं। और कार्य जो संयोजन, जैसे अभी राम भरोसे जी जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं, ये पूरा संयोजन, ये भी एक कला है। आप किसी नेशनल इवेंट का, इंटरनेशनल इवेंट का संयोजन कर रहे हैं विज्ञान भवन में, तो वहां भी आपको मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, 2 भाषाओं पर अधिकार होना चाहिए, क्योंकि कई तरह के लोग हैं, कुछ से अंग्रेजी में बात करनी होगी, कुछ से हिंदी में करनी होगी। और जो 3-4 भाषाओं में अपनी बात कर लेता है ना, भले ही थोड़ी थोड़ी करे, उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बनता है। तो कमेंट्री में, उद्घोषणा में, वाचन कला में, डबिंग में, फिल्मों में जो डायलॉग्स हैं उनकी डबिंग होती है, उनकी वॉइस ओवरिंग होती है। अब हम दक्षिण भारत की फिल्में अपने घर में बैठकर हिंदी में देखते हैं, मूल फिल्म वही है, म्यूट कर देते हैं, उसके ऊपर हिंदी के डायलॉग चिपका देते हैं। लिपिंग देखते हैं, होंठ कितना खुल रहा है, ऊपर कितना खुल रहा है, वैसे ही शब्द, वैसे ही संवाद हिंदी में बनाकर किसी की आवाज लेकर उस पर चिपका देते हैं। शुरू शुरू में बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस जो साउथ से हमारे यहाँ आए थे हिंदी में, उनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी, उन्होंने दूसरों की आवाज उधार ली। ऐसे अनेक उदाहरण। तो डबिंग, वॉइस ओवरिंग, लिपिंग, इन सब में अनुवादकों की जरूरत है। स्क्रिप्ट राइटिंग में, गायन कला में, संवाद लेखन में, बधाई पत्रों में, पोस्टर लेखन में, बैनर राइटिंग में, होर्डिंग्स में, और टेली ड्रामा आदि के क्षेत्र में, रेडियो नाटक आदि के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज के क्षेत्र में, कोश निर्माण आदि के क्षेत्र में, डिक्शनरी, ग्लॉसरी बनाना, टर्मिनोलॉजी बनाना, ये भी अनुवादकों का ही काम है। और खेल मनोरंजन के क्षेत्र में, और इसी तरह जियोग्राफिकल चैनल्स पर पोगो आदि, कार्टून फिल्म, एनिमेशन फिल्म्स, फिल्मों के रूपांतरण, धारावाहिकों के रूपांतरण, वेब राइटिंग में, मेल राइटिंग में, प्रवासी लेखन में, वेबिनार में, कंप्यूटर आदि में, कितने क्षेत्र हैं आप देख सकते हो। ये जो संभावनाएं विकसित हुई हैं, बस इनको बारीकी से पकड़ते चलिए, नोट करते चलिए, अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए कि कौन सी प्रतिभा आपके पास है, और मानकर चलिए कि हिंदी में अब बहुत संभावनाएं, अनुवाद में बहुत संभावनाएं। ये जो एक भ्रम पैदा किया गया, आप एमबीए को भी बेरोजगार देख रहे हैं, आप सीए को भी बेरोजगार देख रहे हैं, लेकिन आपके पास अगर प्रतिभा है, संकल्प शक्ति है, भाषिक अधिकार है, आप अपना रास्ता बनाते हुए निकल जाते हैं। संस्कृत कूप जल, भाषा बहता नीर। कुएं का जल बनकर, कुएं का मेंढक बनकर मत रहिए, बहते नीर की तरह आगे बढ़िए। कंकड़ पत्थर घास फूस जो आए उसे बहाकर आगे ले जाइए और अपना रास्ता प्रशस्त करते चलिए। ये मानकर चलिए कि हिंदी में आज स्टारडम आ गया है। 24 घंटे के जितने चैनल आज हिंदी के पास हैं, अंग्रेजी के पास एक भी नहीं है। हमारे देश में हिंदी की स्वीकृति, लोक स्वीकृति, ग्राह्यता लगातार बढ़ रही है। जो हिंदी इतर भारतीय भाषा भाषी भारतीय हैं, जो विदेशी हैं, वो सब हिंदी के अनुयायी बन रहे हैं, पाठक बन रहे हैं। बिहारी का अनुवाद हुआ, घनानंद का अनुवाद हुआ, कबीर का अनुवाद हुआ, और ये अनुवाद इतने लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उनकी मांग बढ़ती जा रही है। हमें दुनिया को ये बताना है अनुवाद के माध्यम से
कि ये सपेरों और लुटेरों का देश नहीं है जो आपने दुनिया को बता दिया। ये भारतीय मनीषा विलक्षण प्रतिभा और विलक्षण ज्ञान की मनीषा है। और ये हम कब बताएंगे? जब हम अच्छे अनुवादों से अपनी साहित्यिक सामग्री को, अपने ज्ञान विस्तार को दुनिया के मंच पर ले जाकर प्रतिष्ठित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यदि किसी का कोई प्रश्न होगा तो स्वागत है उसका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नों की तो सर गुंजाइश आपने छोड़ी ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से आपने पहलुओं पर, अनुवाद के पहलुओं पर बात की, तो मैं आपसे सर आपका विशेष आभारी इसलिए हूँ। सर मैंने आपके लगभग 10 से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ी थी जब मैं अनुवाद के क्षेत्र में थोड़ा बहुत कुछ काम कर रहा था, और लेकिन इतना ज्ञान मुझे उन पूरे पुस्तकों में भी नहीं नजर आया जितना मुझे आपके इस 1-1.25 घंटे के, क्योंकि पुस्तक की अपनी सीमाएं होती है, लेकिन जब आदमी अपने अनुभव से बोलता है तो वो कहीं से कहीं बात पहुंचाता है। और सर जिस तरह से कमेंट आ रहे हैं, तो प्रश्न तो कोई नहीं है, बार बार यही कहा जा रहा है कि अनुवाद पे एक विशेष वेबिनार और किया जाए। तो मैं सर किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं, मैं मेरे पास शब्द भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि आपने मेरी बात का जो मान रखा सर, उसका तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की जो मैं भी अक्सर विद्यार्थियों से कहता हूं, लेकिन आपने जो एक राष्ट्रीय स्तर पे ये बात की कि हिंदी को काम चलाओ नहीं बनाना है। हिंदी को हमने, जैसे हमारे बच्चे जो हैं, हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि देख बेटा CAT कैट है, हम उसको सीधा से क्यों नहीं कहते कि बिल्ली है, वो चिड़िया है ना। अंग्रेजी तो एक सहायक भाषा के रूप में हमेशा उसको सीखनी ही है, वो सीखेगा ही, और हम भी आज सीखने की प्रक्रिया में ही हैं। और ये हरीश सेठी जी का मैं इसलिए आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे एक सेतु का काम किया टंडन सर तक पहुंचाने के लिए। और मैं इस वेबिनार की जो सफलता है वो यही है कि आज जो व्याख्यान सर आपने अनुवाद के विषय में दिया है, ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक, और यहाँ पर जितने भी लगभग 210 के आसपास प्रतिभागी जुड़े हैं सर, वो सब यही कह रहे हैं कि ऐसा व्याख्यान हमने अनुवाद के इससे पूर्व जो है वो कभी नहीं सुना। तो यही इस वेबिनार की उपलब्धता है। और दूसरी बात सर, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा सभी प्रतिभागियों को और अपने आदरणीय अपने टंडन सर को कि सर हमारे पास इस वेबिनार से संबंधित लेख आने शुरू हो गए हैं, और हम इसको एक शीघ्र ही पुस्तक के रूप में लाएंगे। और जितने भी व्याख्यान यहाँ अतिथियों ने दिए हैं, और विशेषकर टंडन सर का जो व्याख्यान था, वो सब हम टाइप करके लिखित रूप में एक पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित करने की हमारी योजना है, और ऐसा हमारा प्रयास भी है। तो मैं सभी साथियों से यहाँ यही कहना चाहूंगा कि अपने जो मेरा एक प्रश्न है। सर हेलो, तेजस जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं सर। हाँ सर, साहित्य अनुवाद की विशेषता क्या है? साहित्य किससे, मुझसे पूछ रहे हो? हाँ सर। बेटा मैंने शुरू में एक बात कही थी कि साहित्यिक अनुवाद के लिए अनुवादक का साहित्य धर्मी होना आवश्यक है। पहली बात, अगर उसे साहित्य की संवेदना की समझ है तो चाहे कविता का अनुवाद हो, चाहे गद्य की विधाओं का अनुवाद हो, और दूसरा ये कि रचना और रचनाकार का आद्योपांत अध्ययन करना आवश्यक है। उसे आत्मसात करना पड़ता है, उसके शरीर में घुसना पड़ता है, उसकी रचना में घुसना पड़ता है, पर काया प्रवेश जिसमें अपने को बाहर छोड़ना पड़ता है। और जब तक आप तादाद में स्थापित नहीं करेंगे, साधारणीकृत नहीं होंगे, तदरूप नहीं होंगे, अभेद नहीं होंगे, तब तक बात नहीं बनती। और इसको शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत से समझें। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कहो ज्ञानी। तो ये जो मूल रचना और रचनाकार का मन है वो आपका भी हो जाना चाहिए। उसी धरातल पर आप पहुंचिए जिस धरातल पर रचनाकार पहुंचा होगा। उसके लिए आपको कल्पना भी करनी है। और मैंने एक वाक्य आपको कहा था, अप्रस्तुत को प्रस्तुत करना, क्योंकि साहित्य में बहुत सी बातें वो होती हैं जो प्रकट नहीं होती। जैसे कबीर ने कहा, माली आवत देखकर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लई कलई हमारी बात।
तो माली को आते हुए देख के कलियां बात कर रही हैं कि आज ये माली फूल फूल तोड़ कर ले जा रहा है, कल हमारा नंबर लगेगा, कल हमें भी तोड़ लेगा। इसका अनुवाद नहीं करना, ये प्रस्तुत है। अप्रस्तुत अर्थ जो है वो महत्वपूर्ण है, और वह है कि ये जो काल है, ये जो मृत्यु है, ये अवश्यम भावी है। डेथ इज एटर्नल, सबको मरना है। इसलिए सोच समझकर, आज ये जा रहा है कल वो जा रहा है, मेरी भी बारी आएगी। मृत्यु से किसकी यारी है, आज मेरी कल तेरी बारी है, इसलिए तो कहा जाता है। और इसीलिए ये कहा भी गया कि अगर अनुवादक वह देखता है जो दिख रहा है, तो वह सफल अनुवादक नहीं है। उसे वह देखना होता है जो नहीं दिख रहा। कैसे कि चलती को गाड़ी कहें, चले दूध को खोया। कबीर क्या कह रहे हैं कि जो चीज चल रही है, कहते हैं ना चलती का नाम गाड़ी, चलती को गाड़ी कहें, गाड़ी माने गाड़ दी, दूसरा अर्थ लिया। चलती को गाड़ी कहें, चले दूध को खोया। आग पर रखकर दूध को 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे खूब चलाओ, तो जो सार है वो प्राप्त होता है, और जो वेस्ट है वो चला जाता है। उसे हम कहते हैं खोया, मतलब खो दिया। चलती को गाड़ी कहें, चले दूध को खोया, रंगी को नारंगी कहें। संतरा जो है वो कलर्ड होता है, उसका नाम रख दिया नारंगी, देख कबीरा रोया। अनुवादक को ये जो दिख रहा है इसका अनुवाद नहीं करना होता, जो नहीं दिख रहा। इसीलिए अप्रस्तुत विधान कविता में, साहित्य में, जो कवियों का जीवनानुभव है वो बड़ा विलक्षण होता है। जी सर, बिल्कुल सर। यहाँ पर अभी महाराष्ट्र से सतप्पा चौहान जी जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी सर अनुवाद के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और काफी समय 15 से 20 साल तक ये पत्रकारिता में सकाल से जुड़े रहे हैं। तो मैं इनका भी अभिनंदन कर रहा हूँ। मुझे तो ये अभी दृष्टिगोचर हुए हैं सर, प्रणाम। और एक प्रश्न ये दीपा जी कर रही हैं। दीपा जी, दीपा जी पूछिए। जी नमस्ते सर जी, बहुत बढ़िया रहा आज का व्याख्यान। मेरा एक प्रश्न इस रूप में मुझे बार बार खटकता रहता है कि जैसे कहानी, उपन्यास आदि विधाओं के जो तत्व है, उस रूप में अनुवाद के कुछ तत्व होने चाहिए या फिर है उस रूप में, इसके संदर्भ में मैं जानना चाहूंगी सर। नहीं, अनुवाद की प्रक्रिया तो है। अनुवाद के तत्व की बात करेंगे तो वो अनुशासन के आधार पर चलेगा। आपको टेक्निकल ट्रांसलेशन करना है, आपको लीगल ट्रांसलेशन करना है, आपको मीडिया ट्रांसलेशन करना है, आपको लिटरेरी ट्रांसलेशन करना है, आपको अन्य अनुशासनों का अनुवाद करना है, तो तत्व उस विधा के आधार पर बनाने होंगे। अगर कविता का अनुवाद करना है तो कविता क्या है, काव्य के तत्व क्या है, इनका ध्यान रखते हुए आपको अनुवाद करना होगा। अगर कहानी के तत्वों का आपको पता नहीं है तो कहानी का अनुवाद करने जा रहे हैं तो नहीं हो पाएगा ठीक अनुवाद। इसलिए उसमें चरित्र चित्रण को भी देखना है। अब चरित्र चित्रण ग्रामीण है, शहरी है, भाषा कैसी है, शब्द चयन कैसा है, वाक्य विन्यास कैसा है, ये ध्यान में रखकर तात्विक विश्लेषण अनुवाद में करना होता है। इसलिए अनुवाद के हम कोई सुनिश्चित तत्व नहीं बना सकते, वो विधा के आधार पर, अनुशासन के आधार पर सुनिश्चित करने होते हैं। आशा करता हूँ दीपा जी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब कार्यक्रम काफी समय बीता जा रहा है और टंडन सर जी से जब मैंने कहा था कि मैंने कहा सर, इन्होंने पूछा कितना समय लगेगा, मैंने कहा सर 3 से 4 घंटे का है, तो सर ने बोला कि लोग ऊब जाते हैं। लेकिन सर कहीं से भी ऐसा किसी भी प्रतिभागी से नहीं लगा कोई ऊब रहा है या फिर कोई क्योंकि जिस तरह से कमेंट पर कमेंट प्रत्येक प्रतिभागी का यहाँ आया है तो ऐसा नहीं है सर। और अभी कार्यक्रम तो अब बिल्कुल अंतिम रूप में है। मैं आदरणीय जो हमारी प्राचार्य महोदया है डॉक्टर सुनीता जी, मैं उनका आभार उन्हें व्यक्त इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने मुझे इसकी अनुमति दी, और अनुमति ही नहीं दी बल्कि मुझे मेरा उत्साहवर्धन भी किया, मेरा मार्गदर्शन भी किया, और यहाँ तक भी कह दिया कि भाई तुम ऐसे ऐसे मोती हीरे कहाँ से चुन के लाते हो। तो ये सब मैडम आपकी ही मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्वरूप है। अब कार्यक्रम से अभी धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए अरुण सर अगर यहाँ पे हैं, अरुण सर। हाँ बिल्कुल। हाँ, अरुण सर जी के बारे में सर, टंडन सर मैं आपको ये बता दूं, भूगोल के ये विभागाध्यक्ष महोदय हैं हमारे महाविद्यालय के, और जब मैंने पहली बार नियुक्ति ली थी इस महाविद्यालय में तो सर ने मुझे ज्वाइन कराया था।
तब से लेके आज तक हम ये निरंतर मेरे मार्गदर्शक के रूप में हैं। और ये भी मुझे कह रहे हैं कि भाई तुम तो 2020 खेल रहे हो, एक बाउंड्री पे बाउंड्री मारे जा रहे हो। ये सर सिर्फ एक अपने महाविद्यालय को उस स्तर तक, क्योंकि सर टंडन सर मैं आपको आदरणीय बता दूं कि हमारा सर महाविद्यालय एक उत्तराखंड के बहुत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र पर है, जहाँ पर आने जाने में हमें 2 किलोमीटर सर पैदल जाना पड़ता है, और ना पर सर वहाँ पे कोई खाने पीने की कोई भी ऐसी समुचित व्यवस्था नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उच्च शिक्षा सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू जैसे बड़े विश्वविद्यालयों में नहीं दी जा रही। हमारे यहाँ एक दुर्गम क्षेत्र में एक अवस्थित जो एक छोटा सा महाविद्यालय है, जो आज मैडम सुमिता जी के आशीर्वाद से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रमाण पत्र भी पहुंच चुके हैं सर। ये एक स्वीडन, इटली और अमेरिका में सर मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी प्रतियोगिता करा रहा हूँ, वो वहाँ के बच्चे सर उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, उनके पास वहाँ के सर्टिफिकेट भी पहुंच रहे हैं। तो आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारा जो महाविद्यालय है ये पोखरी तक सीमित अब नहीं रहा है, अब ये हमारा एक नाम पहुंचा है, और आपके ही आगे भी मार्गदर्शन में इस तरह से कार्य होते रहेंगे। तो मैं आदरणीय अरुण कुमार जी सर को आमंत्रित करता हूं कि वो सभी अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें और उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राजकीय महाविद्यालय पोखरी क्यूली उत्तराखंड के हिंदी विभाग के द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय वेबिनार जिसका सब्जेक्ट है साहित्यानुवाद अवसर और चुनौतियां। इस वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए आदरणीय प्रोफेसर पूरनचंद टंडन जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। इस वेबिनार के संयोजिका हमारी प्राचार्य महोदया डॉक्टर शुभिता श्रीवास्तव जी, मुख्य वक्ता श्री हरीश कुमार सेठी जी, हमारे दूसरे अन्य मुख्य वक्ता डॉक्टर रमाशंकर जी, जो विशिष्ट वक्ता भी हैं, श्री प्रफुल्ल कुमार सिन्हा जी, और इस वेबिनार के जो कर्ता धर्ता हैं डॉक्टर राम भरोसे जी, जो हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं, और इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागी शोधार्थी। मैं अपने महाविद्यालय की ओर से आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे विषय पर जो साहित्य भाषा के लिए, साहित्य के विषय के शोधार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए तो उपयोगी है ही, हमारे जैसे बहुत से ऐसे तमाम शिक्षक हैं जो इंटरडिसिप्लिन सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर पूरनचंद टंडन जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर हमें दिया, और उन्होंने एक साहित्यकार का जो उन्होंने एक प्रस्तुत किया है, खासकर जो एक अनुवादक में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि साहित्यकार ऐसा होता है जो अप्रस्तुत को भी प्रस्तुत कर दे, और इसके अलावा उन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की जो संभावनाएं हैं उसके बारे में भी बहुत चीजें बताई हैं। तो बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान हमें सुनने को मिला उन्हें। हमारे दूसरे जो विशिष्ट वक्ता हैं डॉक्टर रमाशंकर सिंह जी, उन्होंने कहा कि जब एक अनुवाद करता है तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने संस्मरण भी सुनाए। हमारे जो दूसरे वक्ता थे श्री हरीश कुमार सेठी जी, उन्होंने जो एक एकेडमिक के क्षेत्र में इसका क्या स्कोप हो सकता है एक अनुवादक का, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की। प्रफुल्ल कुमार सिन्हा जी, जो वाराणसी में आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि रेडियो की जो भाषा होती है वो आम जन की भाषा होती है। निश्चित रूप से सर, अब तो रेडियो के श्रोता कम हो रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपने जो बातें कही वो बिल्कुल सही है। और इस
वेबिनार को सफल बनाने में हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सुमिता श्रीवास्तव जी, जिनका बराबर उत्साह और समर्थन हर एक विभाग को रहता है, और अंत में डॉक्टर राम भरोसे जी, जो कि एक बहुत ही रिमोट महाविद्यालय में, बहुत सुदूरवर्ती महाविद्यालय में हिंदी विभाग के क्षेत्र में उन्हें बहुत कम समय में अपनी एक पहचान बना रखी है, और वो बहुत ही ऊर्जावान है। उन्होंने विगत 1 महीने के अंदर में तो तीन वेबिनार आयोजित किए हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने बड़े अच्छे विद्वानों को इस वेबिनार से जोड़ा है, और हम पूरे महाविद्यालय परिवार के साथ साथ जितने भी शोधार्थी हैं उनको भी बहुत लाभ पहुंचा है। तो निश्चित रूप से मैं एक बार फिर से समूचे महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर राम भरोसे जी। बहुत धन्यवाद सर। औपचारिक रूप से सर आपका धन्यवाद ज्ञापन हो गया, लेकिन आदरणीय टंडन सर, मैं अपने आदरणीय प्राचार्य महोदय से जरूर निवेदन करूंगा कि वो चलते चलते हमें मार्गदर्शन के रूप में और आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द अवश्य कहें। उसके बाद ये कार्यक्रम हमारा संपन्न हो जाएगा, और मैं सभी प्रतिभागियों से यहाँ पे कहना चाहूंगा कि फीडबैक फॉर्म जो है MCQ प्रश्नों के साथ आज रात या कल सुबह आपको मिलेगा, जिसमें आप उसको भरेंगे, और भरने के बाद जैसे ही आपके MCQ प्रश्नों के उत्तर आएंगे और 50% से अधिक अंक जैसे ही आपके आएंगे, प्रमाण पत्र आपके जीमेल पे या गूगल ड्राइव पर पहुंच जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, सभी को प्रमाण पत्र मिलेंगे जो MCQ के द्वारा प्रश्नों के उत्तर देंगे। आदरणीय प्राचार्य महोदय। धन्यवाद डॉक्टर राम भरोसे जी। जैसा कि अभी अरुण कुमार सिंह सर ने यहाँ बताया कि डॉक्टर राम भरोसे जी द्वारा इस सीरीज में पिछले 1 माह में कई वेबिनार आयोजित किए गए हैं। तो जो पहला वेबिनार था जिसका शीर्षक था अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार था कोविड-19 के दौर में पत्रकारिता, और उसके बाद जो दूसरा वेबिनार हुआ जिसका शीर्षक था ऑनलाइन टीचिंग, उपलब्धियां, संभावनाएं व चुनौतियां। और अब जब ये तीसरा वेबिनार आज हो रहा है और लगभग समाप्ति हो गया है, जिसका शीर्षक है साहित्य अनुवाद, अवसर व चुनौतियां। तो मेरे पास जब भी प्रस्ताव आया तो मैंने हमेशा बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचा, और हमेशा मैंने उसे तुरंत ही आगे को बढ़ा दिया। पर इस वेबिनार में मैं शुरू में ये जरूर सोच रही थी कि जो पहले के 2 वेबिनार थे उसका जो विषय था वह विषय एक आम विषय था, और चूंकि मेरा जो विषय है अपना विषय वह विज्ञान है, तो मुझे लग रहा था कि ये काफी ज्यादा एकदम बहुत ही विशिष्ट है साहित्य अनुवाद, और मैं इसे पूरा जब सुनूंगी 4 घंटे 5 घंटे हो ही जाते हैं, तो मुझे कैसा लगेगा। लेकिन सारे वक्ताओं ने, और प्रोफेसर टंडन जी ने, हरीश सेठी जी ने, रमाशंकर सिंह जी ने और प्रफुल्ल कुमार सिन्हा जी ने, सभी ने इतने सरल शब्दों में और इतने आसान रूप से इस अनुवाद के दुनिया को प्रस्तुत किया कि मुझे इतना आनंद आया, जबकि मैं इस विषय से डायरेक्ट नहीं जुड़ी हूँ साहित्य से। तो जो इस विषय के शोधार्थी हैं, जो इस विषय के शिक्षक हैं, उन्होंने कितना अधिक आनंद लिया होगा। यह वाकई बहुत ही प्रशंसनीय विषय है, और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि डॉक्टर राम भरोसे जी द्वारा इतने अच्छे अच्छे वक्ताओं को यहाँ बुलाया गया, और हमारे महाविद्यालय का वाकई गौरव बढ़ा है इससे। इतने सारे लोग इससे जुड़े हैं, और केवल वक्ता और अतिथि, विशिष्ट वक्ता, मुख्य वक्ता ही नहीं, बल्कि जो प्रतिभागी भी हैं ये भी लगातार इसमें बने रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही मन से इस वेबिनार को सुना है, उसको इसमें प्रतिभाग किया है। तो इसके लिए मैं आप सबको अपने पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आगे भी ऐसी उम्मीद रखूंगी कि जब जब महाविद्यालय को आप जैसे विशिष्ट लोगों की आवश्यकता होगी तो आप लोग जरूर महाविद्यालय के साथ जुड़ेंगे। और डॉक्टर राम भरोसे जी को और पूरे महाविद्यालय परिवार को एक बार पुनः बधाई भी देती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूँ, और आदरणीय टंडन जी को पुनः चरण स्पर्श और प्रणाम करता हूँ कि सर उन्होंने अपना बहुत कीमती समय दिया। मुझे पता है सर 1-1 मिनट आपके लिए बहुत कीमती है। और सेठी सर जी, आपके लिए धन्यवाद के शब्द अधूरे हैं। रमा सर अभी किसी और वेबिनार में चले गए हैं, उनका मैसेज आया है। और ये प्रफुल्ल जी शायद हैं, अगर प्रफुल्ल जी सुन रहे हैं तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथी कह रहे हैं कि ये शर्त नहीं होनी चाहिए थी एमसीक्यू की, तो ये शर्त नहीं है साथियों, सिर्फ ये रोचकता बनाने के लिए है। हमने वेबिनार को कितनी गंभीरता से सुना है, ये सिर्फ उसके लिए है। बाकी ये कोई आपकी किसी परीक्षा का, किसी ज्ञान की परीक्षा नहीं हो रही है, इस चीज को आप अन्यथा में न लें। सिर्फ एक रोचकता के लिए है कि क्योंकि ये प्रश्न जो यहाँ पे आपके सामने आएंगे आपको लगेगा कि ये तो हमने सुनी है बात, तो बस इतना ही है, बाकी इसमें कोई इतनी गंभीरता की बात नहीं है। तो सर अपना अपना आशीर्वाद सभी साथी लोग बनाए रखिए और सभी प्रतिभागियों का पुनः पुनः बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता था कि जिस तरह से हम आज 3 वेबिनार अपने महाविद्यालय द्वारा पूर्ण कराए जा चुके हैं। और एक निबंध प्रतियोगिता चल रही है सर हमारे महाविद्यालय की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें शोधार्थी ही सिर्फ प्रतिभाग कर रहे हैं। अभी तक 25 निबंध सर हमारे पास आ चुके हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सामान्य हिंदी की सर दूसरी प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें अभी तक 1100 प्रतिभागियों ने परीक्षा दी है, जिनमें से 650 को प्रमाण पत्र निर्गत हो चुके हैं। तो सर ऐसे छोटे प्रयास हम अपनी हिंदी की सेवा के लिए सर कर रहे हैं, ये सब आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के फलस्वरूप है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का और नमस्कार। सभी का जीवन स्वस्थ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।